वेलकम टू अनुसंधान एकेडमी क्लास और एनवायरनमेंट की इस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं एनवायरनमेंट की स्मॉल टेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले दीपक से और तीन क्वेश्चन पूछेंगे हम और क्वेश्चन में उसी प्रकार से बोनस ट्रांसफरिंग है, 1 मार्क्स बोनस ट्रांसफरिंग और अपने मार्क्स को देने पे 2 मार्क्स। और आप लोग चैटिंग के थ्रू आंसर दे सकते हैं। बाकी लोग अगर दीपक ने जवाब नहीं दिया तो बाकी लोगों की चैटिंग को देख के आंसर दिया जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो सर। हाँ आपसे। सर एक क्वेश्चन है। हेलो सर। हाँ दीपक बोलिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर जैसे इस समय सर DI और उसको सर DI और लॉजिक पढ़ा दीजिए तो सर जैसे मान लो पेपर होने वाला है थोड़ा आसान हो जाए। एक मिनट, आपकी आवाज तो जो है बोनस के रूप में 1 अंक प्राप्त करेंगे आप, लेकिन चैट के थ्रू अपने आंसर्स को देंगे। ऑलराइट, चलिए दीपक क्वेश्चन नंबर 1 आपसे। चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चैट का ऑप्शन नहीं चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा। चैट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? हाँ सर, चैट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। पता नहीं सर, कल से नहीं आ रहा है। अपडेट हुआ सर, इसीलिए नहीं। सब लोग एक बार अपना चेक कर लें। किसी में नहीं आ रहा है, अपडेट हो गया। कोई चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा। बस पार्टिसिपेंट्स है, शेयर स्क्रीन है, रिकॉर्ड और रिएक्शंस है, बस और कुछ नहीं है। चैट का ऑप्शन हाँ सर आप सर थम्स अप कर देंगे मतलब आता है। बड़ा इसमें टेक्निकल इश्यूज है। अभी चैट क्यों हटा दिए नहीं समझ में आ रहा है। चैट तो अच्छा था सर, चैट वाला अच्छा था। यूट्यूब पे क्लास लिया करें क्या? यूट्यूब से ज्यादा बेटर रहता है क्या क्लास? नहीं सर सब सारी माया सर सोशल मीडिया कहीं से भी सर आ जाएगी। बड़ी समस्याएं हैं ये ऑनलाइन। सर इंस्टाग्राम से अच्छा लाइव चैट कहाँ होता है सर, बताइए। वहाँ पे तो सर पता नहीं क्या 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 है सर फीचर। इंस्टाग्राम पे कोई कहता है इंस्टाग्राम, कोई कहता है गूगल मीट, कोई कहता है जूम का तो बकायदे हम पेमेंट भी करते हैं। अच्छा खासा पेमेंट जाता है हमारा जूम का। तो अब क्या किया जाए सर? अंगद आपको आवाज आ रही है हमारी? अंगद सोनी तो चैट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, व्हाट्स और चैट देयर इज ओनली वे कि यूट्यूब पर और यूट्यूब पर आप अपने चैट्स लिख के भेज सकते हैं। यूट्यूब पे लॉगिन करा जाए।
किसमें सर? YouTube से। यूट्यूब पे सर कर लीजिए, तो पूछ लीजिए सर, सब एग्री हो तो सर। यस सर। हाँ, चैटिंग का ऑप्शन रहता है ना। या तो बाद में लास्ट में ले लीजिए कि जब लास्ट में हम लोग ज्वाइन कर लेंगे यूट्यूब में। सर अभी पढ़ा लीजिए मतलब, हाँ वही हम भी कहना चाहते हैं, या तो क्योंकि सर कल बड़ी सर मुश्किल ज्वाइन से कर लेते हैं। कनेक्ट हुआ है सर। इधर बारिश हो रही है तो सर बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुआ है मेरे साइड तो। बारिश की वजह से नेटवर्क सही यस सर। ये सर अभी पढ़ा लीजिए, अभी कनेक्ट हो गया है, तो या तो कल सर या फिर लास्ट में ज्वाइन करवा लीजिएगा यूट्यूब। लास्ट में ज्वाइन नहीं। कर लेंगे अगर आधे लोग भाग ना गए। मैं आपकी भावनाओं का कदर करता हूँ। कल ऑप्शन सही है। यूट्यूब पे आप पहुंचिए, यानी यूट्यूब पर जो है लाइव भेजा है। बैच ओपन सर फिर यूट्यूब के बाद हम लोग वापस इधर आएंगे जूम पे। सर नहीं आया कुछ यूट्यूब पे। एक्चुअली दोनों लिंक बोथ आर ऑन। यूट्यूब का लिंक सेंड कर रहा हूँ। आप लोग अगर लिंक खुल गया हो तो हेलो भेज सकते हैं। I have sent hello message to you all. Are you getting my voice? किधर जाना है सर? यूट्यूब पर आप जाइए। सर इसमें यूट्यूब हाँ सर गए, स्टूडियो कह रहा है सर। स्टूडियो खोले सर, उसके बाद स्टूडियो खुला हुआ है बट कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है उस पे। कुछ आ नहीं रहा है सर। एग्जैक्टली सर। लाइव है, वीडियो हमने ऑन किया हुआ है और कैमरा हमारा यूट्यूब पे ऑन। सर कुछ दिखा नहीं रहा है। मैंने एक वो भेजा है, लिंक भेजा है, लिंक को टच करके यूट्यूब का है लिंक। हाँ सर वही कनेक्ट करके जा रहे हैं यहाँ पे। ये स्टूडियो करके टोटली ब्लैक।
नहीं दिख रहा है? नहीं सर। देखो आराम से, ये मेरी ले जाओ, मेरी ले जाओ, I'm ये repeating. ले जाओ। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। कॉमर्शियल कॉमर्शियल क्षेत्र में बात कर रहा हूँ। कॉमर्शियल क्षेत्र में डे टाइम में मैक्सिमम कितना ध्वनि रहता है, कितने डेसिबल रहता है, कॉमर्शियल क्षेत्र का पूछ रहा हूँ। दीपक पहले आप बताइए, आपको उत्तर पता है, यस और नो? दीपक अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट करे हुए हैं, अनम्यूट करिए। सर 55 से 50 55 दिन में नो सर। 50। हाथ उठाइए जिनको पता है, हाथ उठाएं। रेज योर हैंड जिनको पता है। सर 5 डेसिबल 65 डेसिबल। चलिए 65 हाँ, टुडेज नेटवर्क इज वेरी गुड। मैं समझ सकता हूँ, आज नेटवर्क बहुत खराब है। ठीक है, 65 होता है डेसिबल। सर 65 मेरा तो यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कृति आपसे कर रहा हूँ। यस सर। सीपीसीबी के जोनल कार्यालय कहाँ स्थित हैं? एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज कट रही है। Zonal offices of CPCB are located at Zonal offices of CPC बोला आपने कि CBC? CPCB सर। या CPCB, yes. सर न्यू दिल्ली में है। हाँ, गलत जवाब है, सही आंसर है बंगलुरु, कोलकाता, शिलांग, भोपाल है। सॉरी सर हम सेंट्रल समझ गए थे। नहीं, गलत जवाब। चलिए अगली रुचि, अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, हो सके वीडियो ऑन कर लीजिए। रुचि, आर यू हेयरिंग माय वॉइस? रुचि, आर यू हेयरिंग माय वॉइस? नहीं आवाज आ रही है? और सब लोग कहाँ गए सर? अभी तो 7 पार्टिसिपेंट्स थे। मैटर को वीडियो के माध्यम से अपलोड किया है। आज उसी क्रम में ब्रुकलैंड कमीशन 1987 पर चर्चा करूंगा। देखिए, इतिहास के दृष्टिकोण से जब वैश्विक समुदाय एकत्रित होना शुरू होता है तो विश्व में सचेतता जगती है इस बात को लेकर के कि विश्व में पर्यावरण के प्रति मानव चेतना जगाना जरूरी है। और ये जो विषैले विषाक्त पदार्थ लगातार कल कारखानों इंडस्ट्रीज के माध्यम से निकल रहे हैं, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर लगातार प्रभावित हो रहा है, उसके प्रति एकजुटता लाना जरूरी है। उसके प्रति संरक्षण के दृष्टिकोण को जागृत करना जरूरी है।
अब यहाँ पर वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके तहत लगभग 70 के दशक से विश्व समुदाय एकत्रित होना शुरू हुआ। सबसे पहले रामसर सम्मेलन जो कि 1971 में वैश्विक समुदाय द्वारा एकत्रित हुआ, ईरान के माध्यम से विश्व समुदाय को 8 भूमियों को लेकर संरक्षण के दृष्टिकोण से निर्मित किया गया। उसके बाद एक वर्ष बाद ही स्टॉकहोम सम्मेलन, जो मानव पर्यावरण बहुत बड़ा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन माना जाता है, 5 से 16 जून तक इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में इसमें कुछ 26 प्रिंसिपल्स बनाए गए, सिद्धांत बनाए गए, एक एक्शन प्लान बनाया गया, 109 रिकमेंडेशन दिए गए, कुछ रेजोल्यूशंस दिए गए, जिसके तहत वैश्विक समुदाय ने प्रतिबद्धता व्यक्त की। उसके बाद कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा यानी साइट्स 1976 में आता है, जिसमें विश्व में जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जो धीरे धीरे अब घट रही है, जिनकी संख्या, उनके प्रति वैश्विक संचितता जगाने की बात प्रतिबद्ध होकर विश्व समुदाय को वन्यजीव के रक्षण करने के लिए एक साथ करता है। इसके बाद वियना सम्मेलन होता है, जो जून परत की क्षय की समस्या को निदान करने के लिए गठित किया गया। और फिर इसी के तहत देखा जाए तो भारत ने भी प्रतिबद्धता व्यक्त की और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। जब भारत में भोपाल गैस कांड हुआ, उसके बाद सरकार ने ऐसा एहसास किया कि कड़े कानून होने चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार को पर्यावरण को क्षति पहुंचाने और मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के दृष्टिकोण से कोई कल कारखाने, फैक्ट्रियां इस प्रकार से न लगाई जाएं, जिससे कि सृष्टि को नुकसान पहुंचे, मानव को नुकसान पहुंचे। वैश्विक समुदाय ने भी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए ब्रुटलैंड कमीशन का प्रारंभ किया। अब ये ब्रुटलैंड कमीशन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात जो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य है, वो इसके अध्यक्ष की बात की, इसकी प्रेसिडेंसी किसने किया, तो ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड मतलब पहला पॉइंट भी यहाँ पे हमें मिलता है ब्रुटलैंड कमीशन, वो ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। ब्रुटलैंड में एन साइलेंट है, एन और डी दोनों साइलेंट है, ब्रुटलैंड बोला जाता है। तो ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड इसके प्रेसिडेंट थे, इसके अध्यक्ष थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इनकी अध्यक्षता में 1987 में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने सर्वप्रथम संपोषणीय विकास के ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आता है संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला मंच प्रदान किया गया। तो पहला ऐसा मंच वैश्विक समुदाय का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गठित किया गया, वो था ब्रुटलैंड कमीशन। तो ये दूसरा पॉइंट आपको मिलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला वैश्विक मंच अब सबसे पहली बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, इस बात की चर्चा करेंगे। देखिए, विश्व के विकास और प्रकृति के संरक्षण के बीच एक ऐसी नीति जिसमें हम अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रकृति और समाज तीनों तत्वों को संरक्षित कर सकते। अब ये देखा गया कि 90s के दौर में हमने विकास करना शुरू किया और 20वीं शताब्दी में हमने इतना विकास किया, उद्योगों को लगाया, कल कारखानों को लगाया, जिससे विश्व का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, पर्यावरण को प्रतिकूल प्रभाव होने लगा, पर्यावरण पे काफी नुकसान देखने को मिला। तो अब इसका एक ही बात समझ में आता है कि भाई कल कारखाने बंद कर दिया जाए, जिससे प्रकृति का जो हास हो रहा है वो रुक जाए।
लेकिन अगर कल कारखानों को बंद कर देंगे तो लाखों लोग, हजारों लोग अचानक बेरोजगार हो जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि विकास शून्य हो जाएगा और हम वापस 200 साल पहले की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब ग्रामीण कृषि जीवन हुआ करता था। खेती करना एकमात्र साधन था और खेती के साथ साथ जीवन को जीना। एक प्रकार से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने की स्थिति, मौलिक स्थिति को निर्वहन करने की जीवन में हम पहुंच जाएंगे। तो क्या ये उचित दशा होगी? तो ये उचित दशा नहीं मानी जाए। तो ऐसी योजना बनाई जाए जिससे वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी संरक्षण कर लीजिए। इस प्रकार से हम विकास करें जिससे वर्तमान को हम संरक्षित कर सके और भविष्य के लिए भी विकास के सभी रास्ते हम बना सकें। तो भविष्य के लिए विकास के सभी रास्ते, आने वाले संतति के लिए भी विकास के रास्ते खुले। अब आने वाले संतति के लिए विकास के रास्ते कैसे खुलेंगे, किस प्रकार से खुलेंगे? अगर हम आज सारे विकास की चीजों का दोहन कर डालेंगे, सारे संसाधनों को समाप्त कर देंगे, तो आने वाले समय में हमारी जनरेशन, उसके पास तो संसाधन ही नहीं रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम पदार्थों की एक सीमा है, 100 वर्षों में ये समाप्त हो जाएगी, लगभग 100 वर्षों में। और अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों को देखें तो इसने हमारे जीवन को गति प्रदान किया और इसने हमारे जीवन में आधुनिकता को लाया। गाड़ियां, मोटर, कार, एरोप्लेन, सारी चीजें पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से गति पाती। अब मान लीजिए हम इसका उसी प्रकार से दोहन करते रहे जिस प्रकार से आज हम दोहन कर रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते चले, तो 100 साल बाद, आपके दृष्टिकोण से 100 साल बहुत है, लेकिन एक जनरेशन के बाद हजारों साल की जनरेशन आएगी, उनके लिए क्या होगा? 100 साल बाद भी पेट्रोलियम पदार्थ शून्य हो जाएंगे और गाड़ियां रुक जाएंगी अगर हमने कोई और विकल्प नहीं। तो फिर हमारा आने वाला जनरेशन बैलगाड़ी पर अपना जीवन जिएगा और फिर हम पीछे, यानी विकास आज से 100 साल 200 साल पीछे विकास की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि जो संसाधन हमारे पास है हम उनका थोड़ा थोड़ा उपयोग करते चलें और नए विकल्प ऊर्जा के निकालें, जिससे आने वाले समय में हम जिस आश्रितता पे, जिन संसाधनों पे आज आश्रित हैं, उन पर कल आश्रित न रह जाए और वो संसाधन भी बचे रहें जिनसे कि उस समय के अकॉर्डिंग जो हमारी जनरेशन हो उस संसाधनों का कुछ उपयोग कर सके। तो ऊर्जा की नए विकल्प तलाशने होंगे, फ्यूल की और नए विकल्प तलाशने होंगे। तो इस प्रकार से हम विकास करें कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और आने वाले संतति के लिए भी विकास के सभी रास्ते खुले हों। तो इस फिलॉसफी, इस दर्शन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संपोषणीय विकास कहा जाता है। इस ग्राफ के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहाँ हम एनवायरनमेंट को भी विकसित कर सकें और ये गोला रिप्रेजेंट करता है डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट देखा जाए तो सोशल भी हो, ठीक है, एनवायरमेंटल भी हो और इकोनॉमिक भी। इस कॉस्ट को अगर हम करेक्ट करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दर्शाता है, संपोषणीय विकास। तो वैश्विक समुदाय को एकजुट कर संपोषणीय विकास पर बल देने की ग्रो हार्लैंड ब्रुकलैंड की अध्यक्षता में सन 1987 में एक वैश्विक मंच स्थापित किया।
वैश्विक समुदाय को एकत्रित करने की दृष्टिकोण से। और इस आयोग द्वारा सर्वप्रथम संपोषणीय विकास का ब्लूप्रिंट बनाया गया, जिसे एक नाम दिया गया अवर कॉमन फ्यूचर। यहाँ तीसरा प्रश्न जो आपके सामने ब्रुकलिन कमीशन से बनता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सामान्य भविष्य। तो तीन बातें उभर के आती हैं अभी तक ब्रुकलिन कमीशन के अध्ययन पर। अवर कॉमन फ्यूचर, ये इसका नारा रखा गया। इस रिपोर्ट के तहत एजेंडा 21 निर्मित किया। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट यहाँ पर होता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है निर्मित हुआ, ध्यान रखिएगा, निर्मित हुआ। यहाँ पर ये निर्मित वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपनाया गया अगले सेक्शन, इसमें निर्मित किया गया, निर्मित हुआ। एजेंडा 21 का क्या मतलब हुआ? एजेंडा 21 क्या 21 बिंदुओं पर आधारित था? एजेंडा 21 क्या 21 लोगों की विचारधारा था या 21 महत्वपूर्ण बातें थी? नहीं, ऐसा नहीं। एजेंडा 21 का मतलब है 21वीं शताब्दी के लिए विकास का पैमाना तय करना। 21वीं शताब्दी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ कैसे की जा सकती है, इसके लिए योजना बनाना, इसे एजेंडा 21। अब अवर कॉमन फ्यूचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एजेंडा 21। तो यहाँ पे एजेंडा 21 निर्मित किया गया, ये महत्वपूर्ण है। 1992 में, आगे एजेंडा 21 के विषय बता रहा हूं। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में यूएन सेट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को गठित किया गया, जिसने एजेंडा 21 को अपनाया। तो महत्वपूर्ण बात है 1987 में एजेंडा 21 निर्मित किया गया और 1992 में एजेंडा 21 अपनाया गया। और इसलिए यूएन सेट को संपोषणीय विकास का ब्लूप्रिंट नाम दिया। महत्वपूर्ण बिंदु है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पहला वैश्विक मंच था वो ब्रुकलिन कमीशन है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ब्लूप्रिंट जिसे कहा गया उसे यूएन सेट यानी 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में जो यूएन सेट गठित किया गया उसमें। अब एजेंडा 21 के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि जब तुम्हें प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है एजेंडा 21 में क्या महत्वपूर्ण बात है। तो पहली बात एजेंडा 21 में पहली बात है कि ये 300 पेज का डॉक्यूमेंट है, 300 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात 40 अध्यायों में खंडित है, यानी 40 चैप्टर्स हैं। तीसरी बात 4 सेक्शन में विभक्त है, 4 सेक्शन में। अब ये 4 सेक्शन है कौन कौन से, इनकी बात अगर हम करें तो पहला सेक्शन है दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, सामाजिक और आर्थिक बीमाओं को ध्यान में रखते हुए विकास को करना, अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से बनाए रखना, विकास में करना जिसमें हम सामाजिक और इकोनॉमिक दोनों पहलुओं को लेकर कार्य करें। तीसरा है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए जो संसाधन हैं उनका संरक्षण और प्रबंधन करना, उनको बेहतर रूप से प्रबंधित करके प्रयोग करना जिससे कि ये संसाधन हमारे बने रहे।
तीसरा है स्ट्रेंथनिंग द रेट ऑफ मेजर ग्रुप्स, जो प्रमुख समूह हैं उनकी दर को मजबूत बनाना, यानी उनको मजबूत करना, समूहों का विकास करना। और चौथा है मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इन्हें कैसे लागू किया जाए, इन्हें लागू करने का क्या तरीका हो सकता है। तो इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला वैश्विक मंच बनाया गया। एक बार पुनः मैं ब्रुकलिन कमीशन का एक हल्का सा रिवीजन आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात, ब्रुकलिन कमीशन 1987 में गठित हुआ। इसके अध्यक्ष ग्रो हार्लेम ब्रुकलिन थे, जिनके नाम पर इस कमीशन को रखा गया। इस कमीशन की विशेषता सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहला वैश्विक मंच है। तीसरी बात, इसका मेन आधार वाक्य क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सामान्य भविष्य। और जो बहुत अगली इंपॉर्टेंट बात है वो है एजेंडा 21 इसी में निमित्त है, यानी वैश्विक समुदाय को एकत्रित किया गया और उनको 21वीं सदी में विकास के क्या पैमाने अपनाने हैं उसके विषय में बताया गया। एजेंडा 21 की 3 बातें, 300 पन्ने का है, 40 अध्याय में बैठते हैं और 4 सेशन। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको ब्रुकलिन कमीशन के विषय में एक्सप्लेन किया। इससे किसी को कोई क्वेश्चन है? सर ये जो एजेंडा है सर, ये उसमें पूछता है स्टेटमेंट में? इस बात नहीं समझ पाया, कैसे स्टेटमेंट? सर जैसे कि ऐसे बोलता है कि सर ब्रुकलिन कमीशन हैज कंसीडर्ड 21 एजेंडास, व्हिच वन इज करेक्ट अंडर दीज ऑप्शंस, सर ऐसे पूछते हैं ना सर। तो सर अभी तक तो सर ब्रुकलिन में जितना मैंने सॉर्ट किया है सर, एजेंडा वाले क्वेश्चन सर पूछा है करेक्ट द स्टेटमेंट में। बिल्कुल, इसमें क्या है भाई, ब्रुकलिन कमीशन से ये सब बातें पूछेगा। भाई ब्रुकलिन कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वैश्विक मंच, पहला वैश्विक मंच था। दूसरी बात है कि ब्रुकलिन कमीशन का नारा था आवर कॉमन फ्यूचर। तीसरी बात है एजेंडा 21 इसी में अपनाया गया। 3 प्रमुख बातें हैं, बाकी ग्रो हार्लेम ब्रुकलिन इसके अध्यक्ष हैं। इतनी चीजें मैंने आपको बताई। और कुछ पूछना है? मतलब पूरा का पूरा एनवायरनमेंट से ही है सर, मतलब अगर कॉमन ले तो ब्रुकलिन पूरा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट के लिए ये सब आयोग बनाए गए 1970 से। ये 70 से शुरू हो जाता है। 71 में राम शरद सम्मेलन से वैश्विक समुदाय प्रतिबद्ध होना शुरू हुआ। फिर 72 में यानी 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, तब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी अगुवाई की और तब से यूएन जो है इस पर वेलफेयर के लिए, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो ऑफिसर्स हैं वो अपना काम एज ए मीटिंग कर रहे हैं और इन यूएन में जो ऑफिसर्स हैं उनकी विकसित देशों से रिलेशंस है। विकसित देश विश्व को समझाने के लिए तो ये सारे आयोग गठित करते हैं और विश्व के लिए ये दर्शाते हैं कि हम कितने सचेत हैं, लेकिन अपने विकास को गति को ना रुके, अपने विकास की गति ना मंद हो, इसलिए इनमें से किसी बात को अपनाते नहीं है। वो आपसे चाहते हैं कि विश्व के अन्य देश अपना लें लेकिन वो खुद नहीं इस बात को अपनाते हैं। ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। अगर हम देखें तो वैश्विक समुदाय की प्रतिबद्धता जरूर दिखाई देती है, लेकिन हाँ, वैश्विक समुदाय रियलिटी में प्रतिबद्ध नहीं हो पाता क्योंकि विकसित देश इसका प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? दीपक, क्लियर? तो वैश्वीकरण को बढ़ावा दिए जाने की बात यहाँ पे रखा गया। समिट के दृष्टिकोण से यहाँ पर रियो 1992 रियो कॉन्फ्रेंसेस की मीटिंग है ब्राजील में, रियो डी जेनेरो शहर में। यूएन सेट के नाम से इसे जाना जाता है। एजेंडा 21 में अपनाया गया। अर्थ समिट 1992 जो इसका नाम पड़ा।
इस क्रम में 5 वर्ष बाद 1997 में 3 बातों को मुआयना किया गया कि इसमें पहले देखा गया प्रोग्रेस अनइवन है, और 3 बातें इसमें जोड़ा गया कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, इनकम की इनइक्वालिटीज को दूर किया जाना चाहिए, और ग्लोबल एनवायरनमेंट यानी कि वैश्विक पर्यावरण के प्रति लोगों का जो गिरता हुआ भावना है उसमें सुधार लाना चाहिए। सबसे पहली बात ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक इसकी चर्चा कर लिया जाए। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो विश्व का एकीकरण होता है। साधारण अर्थ में कहा जाए तो विश्व को एक कर देना। आज देखें तो 200 से अधिक देशों में विश्व विभक्त है, लेकिन सभी मानव हैं, और अगर इनके बीच की दूरियां खत्म हो जाए, जाति के आधार पर दूरियां, आय के आधार पर दूरियां, धर्म के आधार पर दूरियां, तो विश्व एक गांव के रूप में भी है, और विश्व एक हो जाए। और जब विश्व एक हो जाएगा तो जो छोटी छोटी कम्युनिटी और कम्युनिज्म की जैसी भावना, रिलीजन की भावनाओं को लेकर आए दिन विभिन्न प्रकार की दंगे, आतंकवाद जैसी घटनाएं घटती हैं, और आक्रमण जैसी स्थिति बनी रहती है, युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, वो लगभग शून्य हो जाता है। क्योंकि जब एक परिवार के भाव से हम सोचेंगे तो वो भाव नहीं रहेगा, विरोध का भाव समाप्त हो जाएगा। अब वैश्वीकरण को देखें तो एक प्रकार से हुआ विश्व का एकीकरण विभिन्न संदर्भों में, आर्थिक, सामाजिक, विकास, पर्यावरण, सभी संदर्भों में विश्व का एक हो जाना। इसमें एक ऐसी भावना का विकास हो जाता है जिसमें हमें पर भावना, दूसरे के दर्द का एहसास होता है। अब दूसरा भले ही पाकिस्तान में है, लेकिन अगर उसे वहां कष्ट होता है तो हमें यहाँ कष्ट होता है, और हमें यहाँ कष्ट होता है तो पाकिस्तान में कष्ट होता है। ऐसी भावना जिस दिन विकसित हो जाए कि यूरोप के किसी देश में किसी व्यक्ति को कोई कष्ट हो तो उसमें हमें अपना कष्ट का एहसास हो, और हमारे देश में कोई कष्ट हो तो यूरोप के देशों को कष्ट का एहसास हो, तो इसे वैश्विक विश्व का एक हो जाना इस संदर्भ में देखा है। तो वैश्वीकरण की इस भावना को हम देखें तो वासुदेव कुटुंबकम की भावना से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वासुदेव कुटुंबकम यानी विश्व एक कुटुंब है, एक घर है, और अगर ऐसी भावना हो जाए कि विश्व मेरा घर है तो ये विश्व के सभी लोग मेरे भाई और मेरे बहन हैं, और फिर जो स्नेह, जो प्रेम मुझे अपने भाई बहन, माता पिता और परिवार के अन्य स्वजनों से होता है, फिर वही प्रेम मुझे विश्व के अन्य देशों के लोगों से होगा, और फिर अन्य देश के लोग भी मेरे प्रति वही प्रेम स्नेह रखेंगे, और फिर देखते देखते इन बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और सारा दुनिया, सारा ये विश्व एक हो जाएगा। तो ऐसी कुछ भावना ही वैश्वीकरण की ओर ले जाता है। अब यहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं कि सारी बाउंड्रीज खत्म हो जाए, विश्व मर्ज हो जाए और एक देश हो जाए, लेकिन एक देश ना होकर भी एक जैसी फीलिंग, एक जैसी सोच विकसित। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत से देशों की यूनिटी ऐसी है जो काफी हद तक वैश्वीकरण की ओर ले जाती है। अगर हम यूरोपियन यूनियन को, जो 28 देशों का एक ऐसे समूह है जो यूरोप के छोटे छोटे खंडों में बटे हुए देश, लेकिन आज इनकी यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने कई ऐसे कृत्य किए जो कि अन्य देशों के यूनियन भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपनी आय की ट्रांसपेरेंसी, रुपए का एक हो जाना, जैसे इनके यहाँ यूरो का ही प्रचलित हो जाना, 28 देशों का एक दूसरे के प्रति अपने जो कहा जाए मोनेटाइजेशन है उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखाना, एक ही यूरो का चलन 28 देशों में होना, आपस में इनका इस प्रकार से एक हो जाना कि स्पेस एजेंसी एक बनाना, विभिन्न प्रकार के रिसर्च को मिलकर करना। इससे पता चलता है कि विश्व में ये छोटे छोटे देश एक साथ अगर हो जाए तो कितना बड़ा कार्य कर सकते, और इस प्रकार से विकास को आज ये गति पाए और विकसित राष्ट्रों में बदलना। एक दो छोटे देशों को छोड़ दें तो बाकी ये सारे देश मिलकर इतना विकास कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि चींटी भी अगर एक साथ एक हो जाए तो वो बड़े से बड़े, अपने से बड़े जीव को भी उठाकर ले जा सकती है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर विश्व में एकीकरण की भावना को ये यूरोपियन यूनियन दिखा रहा है। तो इस प्रकार से विश्व का एक हो जाना
रियो 5 में यह बात सोचा गया कि जब ऐसी भावनाएं विकसित हो जाएंगी तब हम विकास के लिए सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मेरा विकास हो पर मेरे पड़ोसी देश का या पड़ोसी का विकास ना हो। लेकिन जिस वक्त मैं ऐसा सोचूं कि मेरा विकास हो, मेरे साथ साथ मेरे पड़ोसी का भी विकास हो, मेरे समुदाय का भी विकास हो, मेरे देश का भी विकास हो, तो हम ऐसे कृत्य करेंगे जिसमें हम सबका विकास हो, और तब हम पर्यावरण की सचेतता को ही ध्यान। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन को एक फैक्टर के रूप में जोड़ा गया। इसी के साथ इनकम इनइक्वालिटीज को दूर करने की बात, क्योंकि ये देखा गया कि आय में अगर इक्वलिटी नहीं बनी रही, आय में एकता नहीं रहेगी, तो विकास कैसे पॉसिबल हो सकता? अभी देखा जा रहा है कि अरब का एक देश, वहां के लोगों के जीवन निर्धनता में गुजर रहा है और अमेरिका के लोगों का जीवन काफी एलीट क्लास के वर्ग में गुजर रहा है। तो वो एक बार को पर्यावरण के प्रति सचेत हो सकते हैं, परंतु जो गरीब, जो निर्धन है, उनको कैसे हम सचेत कर सकते? वो तो अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरी नहीं कर रहा। इसलिए अगर इनकम की इनइक्वालिटीज बनी रहेगी और पेट जब भरा रहेगा, तब हम देश के विकास और राष्ट्र के विकास और विश्व के विकास के लिए सोच पाएंगे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की इस जनरल असेंबली में एक बात एहसास है कि अगर हम इनकम की इनइक्वालिटीज को दूर कर पाएंगे, तभी हम विश्व में एकीकरण और विश्व को एक बात समझाने योग्य बना पाएंगे। इसलिए आय में, इनकम में इनइक्वालिटीज को दूर करना अगला लक्ष्य रखा। तीसरा लक्ष्य रखा गया ग्लोबल एनवायरनमेंट के प्रति जो गिरता हुआ स्तर, वैश्विक पर्यावरण के प्रति जो भाव है उसे उठाना, वैश्विक पर्यावरण को स्ट्रॉन्ग करना। तो जब विश्व के इस भाव को उठाया जाए, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है। इस प्रकार से रियो 5 की इस जर्नी में विश्व को, समुदाय को, वैश्विक समुदाय को काफी कड़े स्वर में समझाने का प्रयास किया गया। इसके साथ फिर विश्व को प्रतिज्ञित किया गया एजेंडा 21 को स्ट्रॉन्ग करके आगे चलना। 5 वर्ष बाद फिर एक बार वैश्विक समुदाय एकत्रित होता है और इस बार इसे रियो 10 के नाम से जाना है। इसे जोहान्सबर्ग प्लान को आगे बढ़ाने के लिए और ये देखने के लिए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कितना अचीवमेंट हुआ है, और बहुत से अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट इसमें किए गए, जैसे एजेंडा 21 को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एजेंडा 21 फॉर कल्चर। यहाँ पे समझिए 5 वर्ष बाद सन 2002 में इसका गठन, सन 2002 में रियो 10 गठित हुआ और यहाँ पर एजेंडा 21 को में कल्चर को ऐड किया गया। ध्यान रखिएगा, कल्चर हैज बीन एडेड, कल्चर इज एडेड इन एजेंडा 21। एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जो रियो 10 के दृष्टिकोण से देखा जाए। पहला बात तो रियो 10 जो है वो जोहान्सबर्ग में 2002 में गठित हुआ। जोहान्सबर्ग प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कल्चर पर एजेंडा 21 को एकीकृत किया गया। इसने एजेंडा 21 को कल्चर, एजेंडा 21 में कल्चर को भी ऐड कर दिया। संस्कृति, और इस प्रकार से देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड पब्लिक मीटिंग ऑन कल्चर हेल्ड इन पोर्टो अल्जीरिया, ब्राजील 2002 में पोर्टो अल्जीरिया में वैश्विक समुदाय का कल्चर पर एक महामंच गठित किया। संस्कृति, यदि बात संस्कृति क्या है, तो संस्कृति को मैं अपने शब्दों में व्यक्त करूं तो एक लाइन में व्यक्त करूंगा, और वो ये कि अब तक का सीखा हुआ व्यवहार, whatever we have learned till now, inherited from our ancestors, is our culture। वो सब कुछ जो मानव ने इस सृष्टि में आने के बाद आज तक सीखा और अपने वंशजों को हस्तांतरित करता है, अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, और जो आज निर्मित कर रहा है और आने वाली जनरेशन को दे रहा है, वो सब कुछ हमारा कल्चर। कल्चर भौतिक भी हो सकता है, अभौतिक भी हो सकता है। भौतिक में हम भौतिक तत्वों को सम्मिलित करते हैं,
जैसे मोबाइल है, टेक्स्ट कोडिंग से तमाम चीजें। अभौतिक हमारे विश्वास, हमारे मूल हैं, जैसे पैर छूना है, बड़ों को आदर करना है, गुरुजनों को सम्मान करना है, ये सारी चीजें इसमें अभौतिक तत्वों में ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न था कि अगर हम संस्कृति को स्ट्रॉन्ग, देखिए महत्वपूर्ण बात है, वैश्विक समुदाय ने काफी गहराई से सोचा कि अगर अपने संस्कृति को मजबूत करें तब हम विश्व के प्रति संरक्षण को और प्रबलित हो सकते हैं। और विश्व में एक संस्कृति का अगर प्रबलन, अब यहाँ वैश्वीकरण को दूसरे दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो एक संस्कृति का अनुपालन है, संस्कृति के रूप में हम इंटीग्रेशन करें तो वैश्विक समुदाय एक प्रकार से पास है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर अमेरिका के परिधानों पर भारतीय लोग भी और भारतीय विचारधाराओं को अमेरिकन भी अपनाएं, तो चाहे इस परिधान हो जाए विचारधारा, कोई भी संस्कृति का रहता है, तो इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति प्रेम। फॉर एग्जाम्पल आज अगर हम मैकडोनल्ड को देखें तो वह अमेरिकन पद्धति पर आधारित, अमेरिकन फूड्स पर आधारित, लेकिन भारत में बड़ी प्रिय रूप से इनके व्यंजनों को उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से भारतीय समोसे अमेरिका में एक प्रकार से सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ा है, और इस प्रकार से संस्कृति का एकीकरण होगा तो विश्व का एकीकरण और विश्व के समुदाय के लोग एक दूसरे के पास आए, एकता प्रबलित हो। और इस दृष्टिकोण से रियो टेन इसे WSST के नाम दिया गया, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए एक अगला महत्वपूर्ण बात जो इसमें मिलता है, it is also known as WSSD, that is World Summit on Sustainable Development। तो अभी मैंने आपको 1992 का रियो 5 यानी 1997, रियो 10 यानी 2002 में रियो का पुनर्निवेश के विषय बताया। अब चलता हूँ आगे रियो 20। देखिए पहले स्टार्टिंग में तो 5-5 वर्षों पे इसकी मीटिंग की, 5 वर्ष पे एक बार मुलाकात की गई, यानी 1992 में जब रियो गठित हो गया, रियो सम्मेलन। उसके बाद 5 वर्ष बाद 1997 में रियो 5, और फिर 5 वर्ष यानी 2002 में रियो 10 गठन किया गया। उसके बाद 10 वर्ष बाद 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड अगेन द reformed their commitments on Agenda 20। और इस प्रकार से 2012 ईयर का ध्यान रखिएगा, सन 2012 में रियो 20 ऑर्गेनाइज जो यूनाइटेड नेशन ने गठित किया, और यहाँ पर फिर एक बार एजेंडा 21 के प्रति पुनर्प्रतिज्ञा, प्रतिबद्धता व्यक्त करने की बात है। और इसमें रीअफर्म वर्ड है, क्योंकि फिर से प्रतिज्ञा होने के बाद रीअफर्म एजेंडा 21, एजेंडा 21 को फिर से रीअफर्म करने की बात होती है। यहाँ पर इसके लिए एक नया डॉक्यूमेंट बनाया गया, और इस एजेंडा को एक नया नाम दिया गया, इस डॉक्यूमेंट को एक नया नाम दिया गया द फ्यूचर वी वांट। तो यहाँ जो नारा था द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, और ध्यान रखिएगा प्रारंभ में क्या नारा था, द आवर कॉमन फ्यूचर, ये ब्रुडलैंड कमीशन का नारा था, जिसे आज रीअफर्म किया गया और फिर से एक नया नाम दिया गया द फ्यूचर वी वांट, भविष्य जैसा हम चाहें, द फ्यूचर वी वांट। अब ध्यान देने वाली बात है, सन 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गठन रियो में किया, जिसे सामान्य रूप से रियो 20 या अर्थ समिट 2012 का नाम दिया गया, जो 13 से 22 जून तक चला, और जिसमें 172 देशों में अपनी सहभागिता दी। तो
तो अर्थ समिट के अगर नाम देखें तो हम इन्हें अर्थ समिट ठीक है सर, इन्हें भी अर्थ समिट 1997 ठीक है सर, इन्हें भी अर्थ समिट 2002 कह सकते हैं, इन्हें अर्थ समिट 2012 कह सकते हैं। यह देखिए नाम अलग अलग है और मैंने पूरा इसकी ड्राफ्टिंग आपके सामने कर दी है। एक बार पुनः मैं पूरे अर्थ समिट का एनालिसिस करूंगा, पूरे अर्थ समिट को या रियो कॉन्फ्रेंसेस को आपके सामने एनालिसिस करने जा रहा हूँ। जैसे देखिए मैं इससे पहले आपको ब्रुटलैंड कमीशन विषय बता चुका हूँ। ब्रुटलैंड कमीशन जो कि एक प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पहला वैश्विक मंच माना जाएगा। ब्रुटलैंड कमीशन जो कि 1987 में गठित हुआ, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने इस पर डिटेल दी। 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन बना और एजेंडा 21 उसमें बनाया गया, जिसे अपनाने के लिए रियो कॉन्फ्रेंसेस यानी अर्थ समिट गठित किया गया। रियो क्या है? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में एजेंडा 21 को अपनाया गया। इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बोला गया, इसीलिए इसे यूएन सेड भी कहते हैं। और अर्थ समिट 1992 कहा जाता है। तो अर्थ समिट का ये पहला दौर शुरू होता है, रियो कॉन्फ्रेंसेस के नाम से इसकी शुरुआत होती है, इसे अर्थ समिट 1992 भी कहा जाता है। नाउ अगले 5 साल बाद यानी 1997 में रियो पर कितना विकास हुआ, एजेंडा 21 के प्रति कितनी सचेतता थी, एजेंडा 21 के तहत कितना कार्य किया गया, इसकी जांच करने के लिए रियो 5 एक बार पुनः गठित किया। ये जोहान्सबर्ग में रियो शहर में ही गठित किया गया। इसे हम अर्थ समिट 1997 भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बातों की चर्चा की गई, ऐड किया गया। पहली बात ग्लोबलाइजेशन, कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विश्व का एकीकरण विभिन्न आधारों पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, विभिन्न वैचारिकी पर एक हो जाना ग्लोबलाइजेशन है, जिसके तहत इनकम की इनइक्वालिटीज को दूर किया जाए। तो आय में अगर असमानता बनी रहेगी तो हम सचेतता पर्यावरण के प्रति कैसे हो सकेंगे? एक व्यक्ति ज्यादा कमाएगा तो एक व्यक्ति कम कमाएगा, तो जब कम कमाएगा वो अपने पहले पेट को देखेगा या पर्यावरण को देखेगा? तो पहले तो पेट आता फिर पर्यावरण आता। इसलिए सबकी इक्वालिटी हो, इक्वालिटी इन इनकम हो, तभी तो पर्यावरण के प्रति सचेतता हो सकती है। इस दृष्टिकोण से इनकम की इक्वालिटीज और ग्लोबल एनवायरनमेंट यानी कि वैश्विक पर्यावरण के प्रति जो ह्रास हो रहा है उसके प्रति सचेतता जागृत किया जाए। इसके बाद 5 साल बाद रियो 10 का गठन किया गया, जिसमें 2002 यानी अब देखें तो अगले 5 साल बाद इससे 2002 यानी 97 से 2002 जिसे हम अर्थ समिट 2002 में कह सकते हैं। इसमें एक बार एजेंडा 21 के प्रति कुछ अमेंडमेंट किया गया और कल्चर को ऐड किया गया। ये देखा गया कि अगर हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक हो जाए, संस्कृति यानी एक प्रकार से सोचने समझने और वैचारिकी के दृष्टिकोण से एक हो जाए, तो विश्व में एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। वैश्वीकरण तभी आ सकता है जब हम एक दूसरे की संस्कृति से घृणा करने के बजाय एक दूसरे की संस्कृति को अपनाना शुरू करें और एक दूसरे को प्रेम करना शुरू कर दें। तो वैश्विक समुदाय ने कल्चर को लेकर के ये पहला मंच बना और इस प्रकार से वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSSD इसे कहा जाता है। इसके बाद 10 साल बाद वैश्विक समुदाय ने एक बार पुनः रियो डी जेनेरो ब्राजील के शहर में एक बार पुनः एकत्रित होकर के 2012 में रियो 20 का गठन किया, जिसे अर्थ समिट 2012 भी कहा जाता है, जिसमें रीअफर्मेंट ऑफ एजेंडा 21 के प्रति उसके कमिटमेंट के प्रति फिर से प्रतिक्रिया दिलाई गई। इसमें एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया द फ्यूचर व्यू, और इसमें लगभग 172 देशों ने अपनी सहभागिता दिखाई। 172 देशों ने कंट्रीज। अब ऐसी बात है कि एजेंडा 21 के प्रति सचेतता को व्यक्त किया जाए
एजेंडा 21 कितना स्ट्रॉन्ग है, और 10 साल के बाद यहाँ पे मीटिंग। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो 2022 में पुनः रियो 20 या रियो 30 10 साल बाद होने की संभावना है, और जिसमें देखा जाएगा कि जिस एजेंडा 21 यानी 21वीं शताब्दी का जो एजेंडा बनाया गया वो कहाँ तक पहुंचा है। वो वैश्विक समुदाय और यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में ही कोई योजना बनाई जाएगी। तो ये मैंने आज आपको रियो के संबंध में, रियो डी जेनेरो पर डिटेल एनालिसिस प्रस्तुत किया। स्टूडेंट्स क्लियर टॉपिक? यस सर। सर ये जो आपने बोर्ड में लिखा है ना सर प्लीज उसको फोटो खींच के ग्रुप में दे दीजिएगा, क्योंकि सर इसमें क्लियर नहीं आ रहा है कि सर हम स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये क्लियर नहीं दिख रहा है? नहीं सर बहुत धुंधला आ रहा है। धुंधला आने का कारण क्या है? लाइट क्या अभी दिखाई दे रहा है? नहीं सर ऊपर नहीं का सर। तो एकदम नहीं दिख रहा सर, जहाँ पे ये सर लिखा है सर इसका रियो 5 का सर राइट हैंड साइड लिखा है सर, वो एकदम नहीं। नहीं सर क्लियर नहीं आ रहा सर अभी भी। सही बात है सर अभी सर। हम और फैजा ही बचे सर, हम और फैजा। सर टेक केयर।